Hello guys, how are you? I hope you are doing well. Welcome to सशक्त एजुकेशन. वेलकम बैक. तो आज मैं लेके आई हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन फॉर सीबीएसई सुपरिटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट के लिए और बाकी अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ये है पीवाईक्यू और प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ हैं. तो उससे पहले हम ये कोटेशन देखते हैं. द फॉर्मूला फॉर सक्सेस इज सिंपल, प्रैक्टिस एंड कंसंट्रेशन, देन मोर प्रैक्टिस एंड मोर कंसंट्रेशन. सो दैट्स वाई प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर प्रिपरेशन. तो चलिए शुरू करते हैं. आज का जो पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूँगी, उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे. हम आपको सिलेबस दिखा देते हैं सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट का, जो कि एग्ज़ाम्स में आने वाला है. इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग सैटेलाइट्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, द ह्यूमन बॉडी, फूड एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस, देयर इम्पैक्ट्स, बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लाइफ. ठीक है, पहले मैं आपको पीवाईक्यूज करवाऊंगी, उसके बाद देन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगी. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी सिलेबस से रिलेटेड पीवाईक्यूज हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी. अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो इसमें है आर्यभट्ट. बहुत ही हम फास्टली करेंगे, इसमें आपको पढ़ना है तो पॉज करके आप इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आप पढ़ सकते हो. ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी इसमें दिया. जैसे भारत का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है. इसका प्रक्षेपण तत्कालीन सोवियत संघ के कापुस्तिन यार प्रक्षेपण केंद्र से कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान द्वारा 19 अप्रैल 1975 में किया गया था. हालांकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जो अंतरिक्ष से में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था, किस देश के प्रक्षेपण केंद्र से भेजा गया था? तो ये क्या है? कापुस्तिन यार, रूस का है, सोवियत संघ का है. ठीक है, और किस यान से भेजा गया था? कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान द्वारा 19 अप्रैल 1975 में भेजा गया था. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसमें पूछा सही कार्यक्रम क्या है इसका? कौन सा मिशन पहले भेजा गया है? तो इसका आंसर होगा DCAB. क्या होगा इसका? DCAB. ठीक है, तो ये पहले साइट भेजा गया, फिर स्टेप भेजा गया, फिर एप्पल भेजा गया, फिर IGMD भेजा गया. इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या था ये, किस किस लिए ये कौन कौन सा मिशन था. तो साइट ये है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम का संचालन 1975-76 नासा तथा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से भेजा गया था. स्टेप क्या था? सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट 1977 में भेजा गया था. एप्पल एरियन पैसेंजर एंड लोड एक्सपेरिमेंट का प्रक्षेपण एरियन 5 रॉकेट से 19 जून 1981 में फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण. देखो, फ्रेंच गुयाना का जो है गुयाना कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से भेजा गया था. IGMD क्या था? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट का शुभारंभ DRDO ने 1983 में किया था. ठीक है, आगे देखते हैं. बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और इसमें से आपके बहुत ही और दूसरे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे. हालांकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत ही फैक्चुअल पूछेगा सुपरिटेंडेंट में, बट इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे. देखिए इसमें क्या भेजा है. इसका क्वेश्चन है क्यूरोसिटी रोवर
मैसेंजर, रुस्तम 1, आकाश 2। ठीक है, तो इसमें दिया है किसके लिए भेजा गया था। किसके लिए भेजा गया था ये बताना है इसमें। तो क्यूरियोसिटी रोवर किसके लिए भेजा गया था? ये यूएसए का मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान है। ठीक है, ये क्यूरियोसिटी रोवर है जो यूएसए का मंगल ग्रह अन्वेषी, जो मंगल ग्रह पे खोज के लिए भेजा गया था। और मैसेंजर है नासा द्वारा, ये मैसेंजर नासा द्वारा भेजा गया था, यूएसए द्वारा ही ये भी भेजा गया था। नासा का बुध ग्रह, ये बुध ग्रह पे भेजा गया था, बुध ग्रह के अन्वेषण के लिए। उसके बाद है सी रुस्तम। रुस्तम है एक डीआरडीओ का, ये इंडिया का है, डीआरडीओ का मानव रहित वायुयान है, डीआरडीओ द्वारा भेजा गया था। आकाश 2 यह एक है टैबलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया है। क्यूरियोसिटी नासा के मार्स साइंस और लेबोरेटरी मिशन के तहत नवंबर 2011 में फ्लोरिडा के से एटलस V5 द्वारा प्रक्षेपित मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान है। मैसेंजर बुध ग्रह के लिए है। रुस्तम डीआरडीओ के बेंगलुरु स्थित इकाई एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित मानव रहित विमान है। आकाश 2 कंप्यूटर विश्व के सबसे सस्ते टैबलेट कंप्यूटर आकाश का 9 संस्करण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नासा का अंतिम अंतरिक्ष यान शटल रहा है? अटलांटिस, कोलंबिया, डिस्कवरी, एंडेवर। नासा द्वारा अंतिम अंतरिक्ष शटल रहा है, किसके द्वारा भेजा गया था ये पूछा है ना। तो ये कोलंबिया स्पेशल शटल 1 फरवरी 2003 में को पृथ्वी के वायुयान से शायद भेजा गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये कोलंबिया द्वारा भेजा गया था, कोलंबिया से। 8 जुलाई 2011 के मध्य संपन्न स्पेस शटल अटलांटिक की अंतिम उड़ान के साथ ही नासा के स्पेस शटल कार्यक्रम का समापन हो गया। कोलंबिया स्पेस शटल 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी के वायुमंडल में पुनर्प्रवेश के दौरान ध्वस्त हो गया। स्पेस शटल डिस्कवरी का अंतिम अंतरिक्ष मिशन 24 फरवरी 2011 से 9 मार्च 2011 के मध्य संपन्न हुआ। एडवियर अपना अंतिम अंतरिक्ष मिशन पर 16 मई 2011 को प्रक्षेपित किया गया तथा 1 जून 2011 को पृथ्वी पर सफलतापूर्वक उतरा, जिसके बाद इसे सेवानिवृत्त कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेविस और वेरिटास नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन संबंधित हैं। किससे संबंधित है ये? शुक्र से। क्या है? डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन, नोबेल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिन। वर्टियास क्या है? वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इन सर टोपोग्राफी स्पेक्ट्रोस्कोपी। शुक्र ग्रह के वायुमंडल के संगठन में की माप करेगा, जबकि वेरिटास है शुक्र की सतह का मानचित्रण करेगा। ठीक है, किसके? शुक्र के लिए मिशन था, नासा द्वारा भेजा गया था। निसार उपग्रह, हालांकि सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट में बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, बट ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। इससे आपको बहुत ही अप लेवल के क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। सो इसलिए मैं ये पीवाईक्यू ले आई हूँ। निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया? तो निसार उपग्रह जो है इसरो द्वारा, नासा द्वारा नहीं, रॉसकॉस्मॉस कहाँ का है? ये अंतरिक्ष यान
रोसकॉस्मोस एंड CNSS। नासा और इसरो द्वारा भेजा गया था निसार उपग्रह, रोसकॉस्मोस और CNSA। इसका आंसर सी होगा, ये दिया है इसमें। इसरो और नासा द्वारा भेजा गया था निसार उपग्रह नासा एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एवं संयुक्त भू पर्यवेक्षण उपग्रह मिशन अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है। निसार उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है, ठीक है। निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा। विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वैलेंटीना तेरेस्कोवा। थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका देख लें। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री रूस के यूरी गागरिन हैं, जबकि प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है रूस के? देखो ये सारे क्वेश्चन फैक्चुअल हैं। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? अभी क्योंकि बहुत ही न्यूज़ में था स्पेस, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सुनीता विलियम्स अभी वापस आई हैं, हो सकता है सुनीता विलियम्स को ना पूछे, बट ये पूछ ले कि विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वो रूस के यूरी गागरिन थे, जबकि प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री रूस की ही थी, वैलेंटीना तेरेस्कोवा हैं। वोस्टॉक 6 मिशन 1963 के द्वारा सोवियत संघ रूस की वैलेंटीना तेरेस्कोवा ने प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का गौरव प्राप्त किया था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? तो सबसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? मार्क वेंड हे का है। और अभी सुनीता विलियम्स जो कि कुछ हफ्ते के लिए गई थी, वो 9 महीने बाद ही पृथ्वी पर लौटी हैं, तो उनका भी बहुत अच्छा खासा रिकॉर्ड है। देखते हैं इनका कितने दिन का रिकॉर्ड है। नाम क्या है? मार्क वेंड हे। 30 मार्च 2022 को नासा के अंतरिक्ष यात्री मार्क वेंड हे ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 355 दिवसीय एकल उड़ान मिशन सिंगल स्पेस फ्लाइट मिशन पूरा किया है। इस इतिहास में किसी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड है। और सुनीता विलियम्स कितने महीने रह के आई हैं? 9 मंथ। टीम पीक को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? टीम पीक को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? अंतरिक्ष यात्री के रूप में। टीम पीक यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के एक अंतरिक्ष यात्री हैं। ज्ञातव्य है ये ब्रिटिश वायुसेना में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। भूस्थैतिक स्थिति क्या है? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना बंद कर देगी, जब कोई पदार्थ चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में स्थित होता है, जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है। जब पदार्थ पृथ्वी से एक निश्चित दूरी पर होता है, तो इसका आंसर होगा सी। देखो भूस्थैतिक स्थिति क्या होती है? क्वेश्चन क्या है? भूस्थैतिक स्थिति क्या है? देखते हैं भूस्थैतिक स्थिति क्या है। जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी बनाए रखता है, तो इसे भूस्थैतिक स्थिति कहते हैं। इसी सिद्धांत पर स्थिर उपग्रह कार्य करते हैं। इस प्रकार के उपग्रहों की कक्षा वृत्ताकार होती है और ये 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाते हैं। इनकी गति पृथ्वी के परिभ्रमण के समान होने के कारण ये उपग्रह स्थिर प्रतीत होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतरते समय कुछ क्षण के लिए भू स्टेशन से रेडियो संपर्क खो देता है। जब एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यान की सतह का ताप बढ़ जाता है, जिससे उसके चारों ओर वायु आयनित हो जाती है। ये कथन और कारण है, कथन और कारण दोनों सही और सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा ब्लर हो गया है बट ठीक है, काम हो जाएगा अपना। किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? संचार उपग्रह जो होते हैं रेडियो के और जो भी टेक्नोलॉजिकल उपग्रह होते हैं वो कहाँ पे स्थिर किए जाते हैं? तो एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखने, बाह्यमंडल एवं बहिर्मंडल। एक्सोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है। बहिर्मंडल में वायु अत्यंत विरल होती है तथा ऊपर धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। इसी में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया जानने के लिए नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया जानने के लिए क्या जानना था उनको? पृथ्वी तुल्य ग्रहों को, जो पृथ्वी पर जैसे पृथ्वी है उसके तुल्य जो कोई ऐसा ग्रह है जिस पे हम रह सकते हैं। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। अन्य तारों की परिक्रमा करने वाली धरती जैसे दूसरे ग्रहों की तलाश के उद्देश्य से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने केपलर नामक अंतरिक्ष दूरबीन की स्थापना की थी। केपलर मिशन मार्च 2009 में प्रक्षेपित किया गया था। 9 वर्षों तक संचालित होने के बाद 30 अक्टूबर 2018 को नासा ने इसे सेवा मुक्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के टेलीकम्युनिकेशन को उपग्रह से जोड़ दिया गया है। भारत स्टार वार की तैयारी कर रहा है। भारत के टेलीकम्युनिकेशन को उपग्रह से जोड़ दिया गया है, ये तो सही है पर ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है, हालांकि बहुत ही ब्लर हो गया है। भारत की दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान आदि के क्षेत्र में आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इनसैट भूस्थैतिक उपग्रहों की एक श्रृंखला इसरो द्वारा प्रक्षेपित की गई है। इस प्रकार कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था कहाँ से? बैकानूर से, कैप कैनेडी से, फ्रेंच गुयाना से, श्रीहरिकोटा से। तो बैकानूर से छोड़ा गया था। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था 1988 में। निम्नलिखित में पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। रिसैट 2 उपग्रह कक्षा में PSLV C-12 द्वारा अप्रैल 2009 में श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। एक दूसरा उपग्रह अनुसैट भी PSLV-12 द्वारा कक्षा में छोड़ा गया था। इसका निर्माण अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई द्वारा किया गया था। अनुसैट एक परीक्षणीय संचार उपग्रह है। रिसैट 2 एक खोजी उपग्रह है। वह देश की सीमाओं की चौकसी में सक्षम है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं। रिसैट 2 उपग्रह कक्षा की PSLV C-12 द्वारा अप्रैल 2009 में श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। एक दूसरा उपग्रह अनुसैट भी PSLV-12 द्वारा कक्षा में छोड़ा गया था। इसका निर्माण अन्ना विश्वविद्यालय द्वारा चेन्नई द्वारा किया गया था। अनुसैट एक परीक्षणीय संचार उपग्रह है। रिसैट 2 एक खोजी उपग्रह है। वह देश की सीमाओं को चौकसी में सक्षम है। तो ये सारे ही ऑप्शन से सही होंगे। ठीक, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, बहुत ही लंबा है। इसका इसरो
इसरो द्वारा किस सैटेलाइट का 22 दिसंबर 2005 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था? तो इसका होगा इनसैट 4A। 22 दिसंबर 2005 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा इनसैट 4 श्रृंखला के पहले उपग्रह इनसैट 4A का प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष केंद्र से एरियन स्पेस एरियन 5V169 रॉकेट द्वारा किया गया था। इनसैट 3C को प्रक्षेपित किया गया। इनसैट 3C को प्रक्षेपित किया गया किसके द्वारा? कोरू से, फ्रेंच गुयाना के स्पेस स्टेशन फ्रेंच गुयाना से। सबसे भारी भारतीय सैटेलाइट इनसैट 4C, जो हाल ही में अपने ये करंट उस समय का करंट का क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत बड़ा है, तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से एक को नया नाम कल्पना फर्स्ट दिया गया है। ये आ सकता है क्वेश्चन। निम्न में से एक को नया नाम कल्पना फर्स्ट दिया गया है। किसको नाम दिया गया है? कल्पना फर्स्ट मेटसैट को। देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। मौसम के क्षेत्र में अनुसंधान संबंधी भारत के प्रथम उपग्रह, जो प्रथम उपग्रह है कल्पना फर्स्ट का प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 12 सितंबर 2002 को किया गया था। भारत में इस उपग्रह का नाम मेटसैट था, परंतु फरवरी 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना फर्स्ट नाम दिया। उल्लेखनीय है कि कल्पना चावला की स्पेशल शटल कोलंबिया दुर्घटना में फरवरी 2003 में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2002 में भारत ने प्रक्षेपित किया मैटसैट। मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ उक्त कथन का श्रेय दिया जाता है कल्पना चावला को। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है? ये लॉन्च व्हीकल है। देखो सैटेलाइट SLV-3 ये है लॉन्च व्हीकल है, ना कि उपग्रह है। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लॉन्ग है बट देख लो। रोहिणी इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए गए उपग्रहों की एक श्रृंखला है। रोहिणी श्रृंखला के अंतर्गत इसरो द्वारा 4 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जा चुका है। RS-D1 उपग्रह 1981 में प्रक्षेपित किया गया था। IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग पृथ्वी का अवलोकन करने के उद्देश्य से प्रक्षेपित किए गए उपग्रहों की एक श्रृंखला है, जो 1997 में प्रक्षेपित किया गया था। इनसैट 2D उपग्रह का प्रक्षेपण 4 जून 1997 को किया गया था। SLV-3 यह उपग्रह नहीं बल्कि भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है। ठीक है, लॉन्च व्हीकल है। GSLV-D2 जो हाल ही में कक्ष में प्रक्षेपित किया गया, इसका आंसर दिया नहीं है। GSLV भारत का स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान है। यह चित्रणीय यान भारी संचार उपग्रहों को भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। GSLV-D2 इस यान की द्वितीय विकासात्मक परीक्षण उड़ान थी। इसके द्वारा 1825 किलोग्राम वजनी संचार उपग्रह GSAT-2 को कक्षा में स्थापित किया गया। यह उड़ान 8 मई 2003 को संपन्न हुई थी। शैक्षणिक सेवाओं के लिए उपग्रह एजुसैट अंतरिक्ष में भेजने में भारत पहला राष्ट्र हो गया। उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया? 2004।
एजुसेट क्या है, आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एजुसेट या जीसैट विशेष रूप से शैक्षणिक सेवाओं हेतु समर्पित भारत का पहला उपग्रह है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा इसका प्रक्षेपण 20 सितंबर 2004 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अग्रवर्ती संचार उपग्रह जीसैट 8 21 मई 2011 को छोड़ा गया था कोरू से। इसका एक्सप्लेनेशन लॉन्ग है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह 29 सितंबर 2012 को भारत द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? जीसैट 10। इसका देखते हैं। 29 सितंबर 2012 को भारत द्वारा यह एक संचार उपग्रह था जीसैट 10 को फ्रेंच गुयाना कोरू के एरियन 5 रॉकेट के सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। 23 जून 2022 को भारतीय संचार उपग्रह जीसैट 24 को फ्रेंच गुयाना के कोरू उपग्रह प्रक्षेपण स्थल से एरियन 5 रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। भारत ने कुछ दशकों में उपग्रह प्रक्षेपण यानों को बनाया। निम्न ABCD यानों के बनाने का सही कालक्रम क्या है? तो इसमें कालक्रम पूछा कौन पहले बना कौन बाद में बना। तो पहले शॉर्ट SLV बना, शॉर्ट लॉन्च व्हीकल, उसके बाद ASLV बना, उसके बाद PSLV बना, फिर GSLV। ये सबसे बड़ा लॉन्च व्हीकल है। ये देखिए, उपग्रह प्रक्षेपण यानों के प्रथम प्रक्षेपण की तिथि इस प्रकार है। SLV 10 अगस्त 1979, ASLV 24 मार्च 1987, PSLV 20 सितंबर 1993, GSLV 18 अप्रैल 2001। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है जो अवस्थित है कर्नाटक। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है जो अवस्थित है कर्नाटक में। इसरो द्वारा मास्टर कंट्रोल सुविधा कर्नाटक राज्य के हासन शहर में स्थित है। वर्ष 1982 में स्थापित यह सुविधा इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले उपग्रहों की निगरानी एवं नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। इसरो की एक अन्य मास्टर कंट्रोल सुविधा वर्ष 2005 में भोपाल में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है देहरादून में। रिमोट सेंसिंग स्थित है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो संस्थाएं कहाँ पे हैं और स्थापित कहाँ हैं? ठीक है, तो इसरो कहाँ स्थापित है? इसरो बेंगलुरु में IUCA, ये है पुणे में IUAC, ये कहाँ है? नई दिल्ली में। VSSC तिरुवनंतपुरम में। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC का है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। IUSC क्या है? इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर, नई दिल्ली में स्थित है। IUCA इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद, राष्ट्रीय देहरादून संवेदन केंद्र। देखिए, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा नहीं, ये गलत है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यह बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, ISRO उपग्रह थुम्बा, SHAR केंद्र बेंगलुरु, इसरो स्पेस एप्लीकेशन केंद्र अहमदाबाद, स्पेस एप्लीकेशन केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। ये सही है। देखो, तो ऐसे शॉर्टकट्स पूछे जाते हैं, वो भी हिंदी में लिख के, जिससे हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, देखो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में ही है, जबकि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम इसरो का केंद्र है। नाम URSC बेंगलुरु में, HAR श्रीहरिकोटा में स्थित है। थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है केरल में। थुम्बा रॉकेट, देखो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछ सकता है सुपरिटेंडेंट में। थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है केरल में। थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है पुलिकट झील के। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य के तटीय क्षेत्र में स्थित एक द्वीप है। इसी स्थान पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी के समुद्र से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी के द्वीप से, खाड़ी के समुद्र से अलग करता है। देखो, इसको सुमेलित करना है। काकरापार, पोखरण, देखो पोखरण कहाँ है, क्या है, ये राजस्थान में है। यह परमाणु बम विस्फोट स्थल है। थुम्बा क्या है, श्रीहरिकोटा रॉकेट प्रमोशन केंद्र है। थुम्बा उपग्रह प्रमोशन स्टेशन है। काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट है। थुम्बा रॉकेट प्रमोशन केंद्र है। श्रीहरिकोटा उपग्रह, श्रीहरिकोटा रॉकेट प्रमोशन केंद्र है। थुम्बा उपग्रह प्रमोशन स्टेशन है। ठीक है, ये देखो एक्सप्लेनेशन भी दिया है, उसी वाला आंसर होगा। काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट, पोखरण परमाणु बम विस्फोट स्थल, थुम्बा रॉकेट प्रमोशन और श्रीहरिकोटा उपग्रह प्रमोशन स्टेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम अवस्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है। रॉकेट छोड़ने के लिए त्रिवेंद्रम अवस्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित संबंधित है। रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों के अनुसंधान से, मौसम संबंधी समस्याओं की जांच के लिए ध्वनिपूर्ण रॉकेटों को प्रक्षेपण करने से, अंतरिक्ष यान के डिजाइन तथा निर्माण से, उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास से। उपग्रह त्रिवेंद्रम अवस्थित साराभाई विक्रम अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास से और रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों के अनुसंधान से। पहला और चौथा। त्रिवेंद्रम अवस्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष यान मुख्यतः रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदक के अनुसंधान से एवं उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास से संबंधित है। ठीक, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये हैं एस सोमनाथ थे। करंट का, ये करंट का क्वेश्चन है। चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं डॉक्टर एम अन्नादुरै। देखो ये बहुत ही लॉन्ग है, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। ये अभी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। चंद्रयान 2 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एक चंद्र अन्वेषण अभियान है। GSLV प्रक्षेपण यान मार्क
3M1 द्वारा जुलाई 2019 में प्रक्षेपित इस अभियान में भारत निर्मित एक लूनर ऑर्बिटर विक्रम लैंडर प्रज्ञान नामक एक रोवर शामिल था। हालांकि इसके लैंडर का चंद्रमा पर उतरने के दौरान पृथ्वी से संपर्क टूट गया था। प्रारंभ में चंद्रयान फर्स्ट मिशन के नेतृत्वकर्ता डॉक्टर एम अन्नादुरई को ही चंद्रयान 2 अभियान की भी कमान सौंपी गई है। बाद में चंद्रयान 2 मिशन 2 महिला वैज्ञानिकों एम वनीथा प्रोजेक्ट डायरेक्टर तथा ऋतु करिधर मिशन डायरेक्टर के नेतृत्व में संपन्न हुआ। 14 जुलाई 2023 को LVM 3M4 14 जुलाई 2023 को LVM 3M4 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरा मुथुवेल और मिशन डायरेक्टर एम मोहना कुमार थे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरा मुथुवेल और मिशन डायरेक्टर एम मोहना कुमार थे। इस बार भेजा गया विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर तथा सफलतापूर्वक 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। देखो ये क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको इतना लॉन्ग था एक्सप्लेनेशन फिर भी पढ़ा। चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? GSLV MK 3M1। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा, और जो भी चंद्रयान 3 वो किया गया, प्रक्षेपित किया गया, वो किससे किया था? LVM 3M4 द्वारा। ठीक है, LVM 3M4 द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन चीनी अंतरिक्षयान शेनझाओ 7 के बारे में सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा, इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री थे। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लिया जाए। चीन के तीसरे मानवयुक्त इनका अंतरिक्ष यान था शेनझाओ 7 में 3 अंतरिक्ष यात्री थे। यह चीन के पूर्वोत्तर राज्य गांसू में स्थित जियुकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से मार्च 2F रॉकेट द्वारा 25 सितंबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया था। इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री थे, उसमें 4 दिया हुआ है। ठीक, और 2008 को सकुशल पृथ्वी पर लौट आए थे, मतलब सफल रहा। अगस्त 2016 को चीन ने मिसियस उपनाम से एक प्रणाली विकसित की, जो एक प्राचीन चीनी संगीत प्रणाली है, एक क्वांटम उपग्रह प्रणाली है, एक कंप्यूटर गेम है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा एक क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली है, मिसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक ग्रेविटी ट्रैक्टर बनाया है, निम्न सूची से उसे चिन्हित कीजिए। ब्रिटेन वैज्ञानिकों ने एक ग्रेविटी ट्रैक्टर बनाया है, निम्न सूची से उसे चिन्हित कीजिए। तो इसका आंसर होगा डी, एक अंतरिक्ष यान ऐसी यांत्रिकी के साथ जो क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी से टक्कर लेने से बचाएगा। ग्रेविटी ट्रैक्टर बनाया है ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 30 अगस्त 2009 को यूरोपीय कंपनी EADS की सहायक कंपनी एरियन स्पेस ने एक ऐसे अंतरिक्ष यान की डिज़ाइन तैयार की जिसे पृथ्वी के किसी क्षुद्र ग्रह की टकराने की आशंका पर तैनात किया जा सकता है और इस खतरे से बचाव किया जा सकता है। इसकी परिकल्पना 2005 में एडवर्ड लू एम स्टैनली जी लॉ ने दी थी। अंतरिक्ष खोज के लिए अपोलो 8 छोड़ा गया था, इसमें कोई वो नहीं दिया है। तो अपोलो 8 प्रक्षेपण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चंद्रमा की कक्षा के अध्ययन के लिए 21 दिसंबर 1968 को किया गया था। यह नासा का पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाकर चंद्रमा का चक्कर लगाने
वाला पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष यान था अपोलो। नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित है जल और जिप्सम और मीथेन। नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित है जल, जिप्सम और मीथेन। नासा के स्पिरिट तथा अपॉर्चुनिटी मिशनों की सफलतापूर्वक के फलस्वरूप मंगल पर सल्फेट की उपस्थिति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत देते हैं कि पूर्व में इस ग्रह पर जल उपस्थित था। जिप्सम, जो कि एक प्रकार का सल्फेट है, की उपस्थिति में मंगल ग्रह पर दर्ज की गई। मंगल के वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति से वहां जीवन की संभावना व्यक्त की गई है। पृथ्वी जैसा ही मंगल पे भी हो सकता है आने वाले समय में मनुष्यों का कब्जा हो, मनुष्य जैसे जानवरों का कब्जा हो, ये कह सकते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? कौन सा जीवन के अतिरिक्त अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? मंगल और चंद्रमा पे भी आसार दिख रहे हैं। देखो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां यहाँ से लैंड करेंगी मंगल पे, चंद्रमा पर। साइंस जर्नल नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह की सतह के नीचे लवणीय जल में ऑक्सीजन की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार लवणीय इतनी ऑक्सीजन उपस्थित है जो सूक्ष्म जीवों को जीवन के लिए पर्याप्त होगी। इसके पूर्व शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर पहली बार विशाल भूमिगत झील की खोजने का दावा किया था। मीथेन उपस्थित है वायुमंडल में मंगल के और बृहस्पति के। अच्छा, बृहस्पति के वायुमंडल में लगभग 90% हाइड्रोजन, 10% हीलियम, 0.7 मीथेन, अल्प मात्रा में अमोनिया सल्फेट जलवाष्प मौजूद है। नासा के क्यूरोसिटी मिशन से प्राप्त आंकड़ों से पता चला वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति के संकेत मिले हैं मंगल पर। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो यह है मीथेन। शनि ग्रह वायुमंडल मुख्यतः 75% हाइड्रोजन, 25% हीलियम से निर्मित है। साथ ही अल्प मात्रा में मीथेन एवं जल, हिम, आइस इत्यादि की उपस्थिति भी दर्ज की गई है। अतः विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त है नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की थी? सोफिया। नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की थी? तो सोफिया ने। अमेरिकी पत्रिका विज्ञान द्वारा 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एक विशाल भूमिगत झील का पता किस ग्रह पर चला था? तो मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में मोमबत्ती की ज्वाला उत्पन्न नहीं होती। ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ए और आर दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी दे रहा है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है और आ सकता है। अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न होती है? नहीं होती है। ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। सही है, दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही दे रहा है। अब इसको चाहो तो पढ़ सकते हो, बहुत लॉन्ग दिया है इसलिए मैं थोड़ा वो कर रही हूँ, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। क्या ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता? भारतीय अमेरिकी खगोलविद एस चंद्रशेखर ब्लैक होल संबंधी चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए प्रसिद्ध हैं। इस योगदान के लिए इन्हें वर्ष 1983 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
श्याम वीवर होता है हवाई जहाज की उड़ान का अभिलेखक। सूर्य पर एक धब्बा, अंटार्कटिका की एक जगह, सिमट गया तारा। तो इसका है श्याम वीवर है सिमट गया तारा। ये लॉन्ग है, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य से दूर की ओर। सौरमंडल में छोर पर विद्यमान छोटे छोटे अरबों पिंड धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यह गैस एवं धूल कण का संग्रह है। इनकी पूंछ हमेशा सूर्य से दूर दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति गैस के रूप में और ईंधन साथ ले जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, केवल एक। अंतरिक्ष क्या है? जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन, एक मिनट, जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जेट इंजन परिवेश से ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए टेल थ्रस्ट प्राप्त करता है, जबकि रॉकेट स्वनिहित ईंधन को बाहर कर अपेक्षित टेल या प्राप्त करता है। इस कारण जेट इंजन अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त होता है, जबकि रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में नहीं बल्कि द्रव या ठोस प्ररोधक के रूप में ले जाता है। जेट हवाई यान नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है। इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है? नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती है। नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंब रूपी वर्टिकल हवाएं नहीं होती हैं। गलत। नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंबी रूपी वर्टिकल हवाएं नहीं होती हैं। नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती। हाँ, ये तो सही है। इसका आंसर दोनों सही होगा। देखो, इसको पढ़ते हैं। जेट विमान समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में निम्न तापमान पर ईंधन का दहन कुशलतापूर्वक कर लेते हैं। साथ ही समताप मंडल में संवहनी तापन के फलस्वरूप उत्पन्न वायुमंडलीय विक्षोभ का अभाव होता है। यद्यपि मौसम संबंधी अधिकांश घटनाएं जैसे बादलों का बनना इत्यादि क्षोभ मंडल में ही होती हैं, फिर भी कभी कभी समताप मंडल तथा मध्य मंडल के बादलों का बनना जैसी घटनाएं देखी गई हैं। समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन नहीं है, अतः समग्र रूप से कथन 1 और 2 दोनों उपयुक्त स्पष्टीकरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण पर जेट इंजन का कार्य करता है। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? संवेग संरक्षण पर। एक हवाई जहाज के पंख की ऊपरी सतह उन्नतोदर बनाई जाती है, निचली सतह नतोदर बनाई जाती है। शीर्ष भाग टॉप पर वायु प्रवाह की द्रुति गति कम होती है और इसलिए आधो भाग में शीर्ष भाग के दबाव कम रहता है। ये सही है और गलत है? देखो, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एक हवाई जहाज के पंख की ऊपरी सतह उन्नतोदर बनाई जाती है।
और निचली एग्ज़ाम में सिर्फ वही क्वेश्चन, ये जो करंट इवेंट्स में जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो सिर्फ आपकी पढ़ाई से रिलेटेड या बुकिश नॉलेज से नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन, वो आपके ऑब्जर्वेशन को भी महत्व दे रहा है कि आप प्रैक्टिकली किन चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, उसका भी ये एग्ज़ाम होता है। निचली सतह नतोदर बनाई जाती है। कथन ये सत्य है। वायुयान के पंख की अनुप्रस्थ काट के आकार की संरचना इस प्रकार होती है कि पंख के ऊपर की हवा की गति इसके नीचे की हवा की गति से अधिक होती है। इस प्रकार पंख के ऊपर एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है और इस कारण विमान ऊपरी बल द्वारा ऊपर की ओर उठने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? इसका नाम होता है ब्लैक बॉक्स, बट इसका रंग होता है नारंगी, ऑरेंज, ठीक। सैटेलाइट होता है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत। स्ट्रैटेलाइट होता है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत। क्या है स्ट्रैटेलाइट? अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित एक वायुयान एयरशिप है जो विभिन्न प्रकार के बेतार संचार सिग्नलों को प्रसारित करने हेतु एक स्थायी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। स्ट्रैटेलाइट सिद्धांत एक उपग्रह के ही समान है, हालांकि यह किसी भी कक्षा में के बजाय समताप मंडल में स्थापित किया जाता है, जिससे दो तरफा उच्च गति का डाटा संचार अधिक प्रभावी रूप से संपादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स वह प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा द्रवित ऑक्सीजन व द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है। क्रायोजेनिक वायु संशोधन संयंत्र में हवा में पाई जाने वाली प्राकृतिक ऑक्सीजन के आंशिक अवसान द्वारा द्रवित ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है। द्रवित ऑक्सीजन एक द्रवित हाइड्रोजन का प्रयोग अंतरिक्ष रॉकेट में किया जाता है। निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। देखो, क्रायोजेनिक शब्द ग्रीक भाषा का एक क्रायोस से बना है, जिसका अर्थ होता है हिमशीत, आइस कोल्ड, यानी बर्फ की तरह शीतलक का ताप प्रायः 0 डिग्री सेल्सियस 150 डिग्री सेल्सियस नीचे से कम को क्रायोजेनिक ताप कहते हैं। 150 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर यह प्ररोधकों का सरलता से ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाला ईंधन क्रायोजेनिक इंजन कहलाता है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। निम्नतापी इंजन प्रयोग में लाते हैं क्या? द्रव ऑक्सीजन। अब इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है। द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में तथा द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको पढ़ सकते हो। निम्नतापी क्रायोजेनिक इंजनों में सामान्यतः द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में, द्रव हाइड्रोजन ईंधन फ्यूल के रूप में होती है। क्रायोजेनिक इंजन इस्तेमाल होता है स्पेस शटल में। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है स्पेस शटल में। निम्नलिखित में से किसको रॉकेट नोदकों के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर सेलें। जो उपग्रह मानव द्वारा भेजे जाते हैं उनकी ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वह सौर सेल। कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा निर्मित आकाशीय पिंड होते हैं जो बहुउद्देश्यों के लिए पृथ्वी की सतह से ऊपर विभिन्न ऊंचाइयों पर स्थापित किए जाते हैं। इन उपग्रहों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जाते हैं जिनके संचालन के लिए सौर सेलों का प्रयोग किया जाता है। ये सौर सेलें सिलिकॉन की बनी होती हैं जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरिक्ष यान डिस्कवरी, जिसे 4 जुलाई 2006 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया, के ईंधन टैंक को भरा गया था द्रव हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में तकनीक के संदर्भ में भुवन जो हाल में ये करंट का टॉपिक है तो इसको नहीं देखते हैं, लेकिन ये किससे रिलेटेड है ये देख लेते हैं। भुवन इसरो का एक पृथ्वी विषयक पोर्टल जिसमें 3D फोटो लेने की क्षमताएं हैं। भुवन इसे इसरो द्वारा भारतीय, इसको पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भुवन अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर है। यह एक भुवन, ऐसे देखो क्वेश्चन पूछ सकता है भुवन क्या है। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऑप्शन ऐसे दे सकता है, जिससे भारत में भूभागों को त्रिविमीय 3D चित्रों के रूप में इंटरनेट पर देखा जा सके। गूगल अर्थ और विकीमैपिया की भांति इसमें, विकीपीडिया है आई थिंक, गलत इसमें प्रिंट हुआ है, कि भांति इसमें भूभागों को अलग अलग ऊंचाइयों से देखा जा सकता है। यह एक सॉफ्टवेयर है, ठीक। तो ये हो गया स्पेस, अभी तक हम पढ़ रहे थे स्पेस उपग्रह टेक्नोलॉजी के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे डिफेंस के बारे में, क्योंकि हमारे सिलेबस का ये पार्ट है, ठीक है। रक्षा प्रौद्योगिकी, पृथ्वी, त्रिशूल, पिनाका, निशांत, ये पूछ रहा है ये जो मिसाइलें हैं ये किससे संबंधित हैं। तो पिनाका क्या है, यह एक बहुनाली रॉकेट प्रणाली है। पृथ्वी क्या है, युद्ध इस क्षेत्र में निरीक्षण हेतु एक दूरस्थ संचालित यान। निशांत है। त्रिशूल क्या है, सतह से वायु तक प्रक्षेपास्त्र है। और पृथ्वी क्या है, सतह से सतह तक प्रक्षेपास्त्र है, ठीक। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं, इसका बी सही होगा। और ये देखो एक्सप्लेनेशन, सतह से पृथ्वी, सतह से सतह तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। त्रिशूल सतह से वायु तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट संचार प्रणाली। निशांत चालक रहित दूरस्थ संचालित विमान, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। त्रिशूल सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र सही पूछा है ना। त्रिशूल ये है सतह से सरफेस टू एयर। पृथ्वी है सरफेस टू सरफेस। नाग प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र। नाग ये प्रति टैंक नहीं है, ये एंटी टैंक मिसाइल है। पिनाका है हल्का वायु युद्धक है, ठीक है। इसमें देखो एक्सप्लेनेशन में दिया होगा, सॉरी ये रिपीट हो गया है आई थिंक। देखो इसमें दिया है अग्नि माध्यमिक परास बैलिस्टिक मिसाइल। पृथ्वी सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल। नागिया है टैंक रोधी मिसाइल है, ठीक है। त्रिशूल यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जिसका विकास कार्यक्रम डीआरडीओ द्वारा 2008 में तकनीकी कारणों से बंद कर दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक अस्त्र प्रक्षेपास्त्र के संबंध में सही नहीं है। यह एक देखो अस्त्र क्या है, यह एक आकाश से आकाश में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह स्वदेश में रक्षा अनुसंधान या डीआरडीओ द्वारा निर्मित बनाया गया है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण चांदीपुर में 20 मई 2011 को किया गया था। यह 90 किलोमीटर की दूरी तक शत्रु के विमान को मार गिराने में सक्षम है। तो इसका यही रॉन्ग है, ठीक है। किलोमीटर दिया होगा, देखो उसमें क्या दिया था 90 किलोमीटर, इसमें 80 किलोमीटर की दूरी दुश्मन को विमानों को निशाना लगाने में मार करने की क्षमता देता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन ये वाला। मई 2003 में बालासोर में सफलतापूर्वक परीक्षित हवा से हवा में मारक प्रक्षेपास्त्र का नाम है तेजस। ये देखो तेजस क्या है, अस्त्र दृश्य सीमा से परे वायु से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र जिसका विकास डीआरडीओ द्वारा किया गया है। इसका प्रथम परीक्षण 9 मई 2003 को संपन्न हुआ था। प्रक्षेपास्त्र अस्त्र है एक हवा से हवा में प्रक्षेपास्त्र। भारत का लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र है नाग। भारत का लघु दूरी
प्रक्षेपास्त्र है, छोटे कम दूरी के लिए है, जो है वो नाग मिसाइल। दिए गए विकल्प में नाग मिसाइल एक मारक क्षमता रेंज सबसे कम दूरी का है, लैंड वर्जन है, अधिकतम 4 किलोमीटर तक ये जा सकता है, इसकी दूरी है, मारक क्षमता है। पृथ्वी फर्स्ट मिसाइल की मारक क्षमता 150 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के प्रक्षेपास्त्र के अन्य संस्करणों की तुलना में सबसे कम है। अग्नि मिसाइल विभिन्न संस्करणों में न्यूनतम मारक क्षमता अग्नि फर्स्ट की है, जो 7 किलोमीटर है। 1250 किलोमीटर तक अर्जुन तृतीय पीढ़ी का युद्ध टैंक है, जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? तो इसमें है टाइफा एक कंप्यूटर विषाणु है, ये गलत है। इनफैक्ट 82 भारतीय नौसेना का तेज आक्रमण यान है। कोई विषाणु पर्यावरण प्रदूषण कम नहीं कर सकता। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, टाइफा क्या है, देखते हैं टाइफा क्या है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण भारत एवं रूस द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसका एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है ये, इसको देखते हैं। अरिहंत क्या है? परमाणु पनडुब्बी है। अवाक्स क्या है? इजराइल विकसित फाल्कन वायुसेना हेतु अवाक्स। एटलस सेंटोर क्या है? अमेरिकी निम्नतापी रॉकेट है। एटलस। नाग क्या है? प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है। अग्नि प्रक्षेपास्त्र जिसका जुलाई 2004 में परीक्षण किया गया, उसकी मारक क्षमता है 700 किलोमीटर अधिक, परंतु 200 किलोमीटर से कम। एक स्वदेश निर्मित मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है का भारत द्वारा मार्च 2010 में सफल परीक्षण किया गया था। इसका नाम क्या है? स्वदेश निर्मित मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर का भारत द्वारा 2010 में सफल परीक्षण किया गया था, पृथ्वी फर्स्ट। धनुष मिसाइल जिसका सफल परीक्षण भारत द्वारा मार्च 2010 में किया गया था, की मारक क्षमता है 350 किलोमीटर। धनुष मिसाइल पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का नौसैनिक संस्करण है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। भारत द्वारा विकसित ICBM जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है, को निम्नलिखित नाम दिया गया। अग्नि सेकंड। निम्नलिखित में से हंसा 2 किसका नाम है? हंसा 2 एक प्रशिक्षण यान है। हंसा भारत नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा डिजाइन किया गया तनीजा एरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड द्वारा निर्मित एक सामान्य विमान है, जिसका प्रयोग उड़ान परीक्षणों हेतु किया जाता है। हंसा 2RE, हंसा 3, हंसा S यह तथा हंसा UAV द्वारा इसका विभिन्न संस्करण है। विश्व के किस देश से भारत फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त करेगा? इजराइल। फाल्कन इजराइल द्वारा निर्मित एक आदेश एवं नियंत्रण आधारित हवाई पूर्व चेतावनी है। युक्त विश्व का अति शक्तिशाली रडार है। भारत इस रडार के रूप में आयातित विमानों में संलग्न कर कम दूरी पर उड़ने वाले विमानों को चिन्हित करने,
प्रक्षेपास्त्र एवं संचार आदि से संबंधित चेतावनी के लिए प्रयोग में ला रहा है। भारत ने इजराइल से ऐसे 3 रडारों को $1.1 बिलियन में खरीदा है। भारत ने बराक 8 मिसाइल निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से विकसित की है? सी, इजराइल से। बराक 8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से विकसित की है? तो इजराइल। बराक 8 लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली है। इस मिसाइल को संयुक्त रूप से इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज तथा भारत की रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया। भारतीय नौसेना के लिए चालक रहित हेलीकॉप्टर का विकास निम्न में से किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? इजराइल। अग्नि 4 मिसाइल की विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसकी श्रेणी में 5000 किलोमीटर तक की है। यह दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर रहेगी। यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। ये गलत है, ये स्वदेशी है। यह 8000 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। अग्नि 5 शत्रु के रडारों को जाम करने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लैस है, जिससे यह दुश्मनों के रडारों की पहुंच से बाहर रहेगी। करंट का क्वेश्चन है उस समय का। इंद्र क्या है? इंद्र एक रडार है। इंडियन डॉपलर रडार भारतीय थल सेना एवं वायुसेना हेतु रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित 2D रडारों की एक श्रृंखला है। इस श्रृंखला के अंतर्गत विकसित रडार हैं इंद्र फर्स्ट एवं इंद्र सेकंड। इनका प्रयोग श्रीलंका के वायु सेना द्वारा किया जा रहा है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सौर्य के संबंध में सही नहीं है? यह हाइपरसोनिक मिसाइल है। सौर्य यह हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल है। यह 900 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसका सफल परीक्षण 24 सितंबर 2011 को किया गया था। तो इसका आंसर सही जो नहीं है 900 होगा। 900 किलोमीटर मार कर सकती है, ये गलत है। यह सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसका परीक्षण 2011 में किया गया था। इसकी दूरी जो है 700 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक की है। सौर्य थल से थल पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। देशज तकनीक से विकसित तेजस है एक हल्का लड़ाकू विमान। निम्न में से कौन भारत का देश में निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज है? तेजस। एडमिरल गोर्शकोव यह नौसैनिक विमान वाहक जहाज है। निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? INS वागीर। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अपतटीय गश्ती जहाज से। सार्थक अगस्त 2020 में भारतीय तटरक्षक बल हेतु निर्मित अपतटीय गश्ती पोत सार्थक जलावतरण संपन्न हुआ। यह पोत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेश में डिजाइन एवं निर्मित किया गया। मार्च 2010 में समुद्र तट पर गश्त लगाने वाले एक जलयान को तटरक्षक दल में सम्मिलित किया गया। इसका नाम है विश्वस्त। INS शक्ति भारत में स्वदेश निर्मित पहला
क्या है ये? भारतीय नौसेना में पोतों के समुद्र में तेल की आपूर्ति करने हेतु विकसित तेलवाहक पोत है। यह एक पोत है, युद्ध पोत नहीं, यह एक पोत है। इसका जलावतरण 11 अक्टूबर 2010 में संपन्न हुआ। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ भारत और रूस के द्वारा। ब्रह्मोस को भी भारत ने किसको दिया है? फिलीपींस को दिया है। आधुनिक ब्रह्मोस पर आधुनिक मिसाइल जैसी प्रौद्योगिकी भारत ने संयुक्त रूप से किसके साथ विकसित किया? तो रूस के साथ। अक्टूबर 2020 में भारत के निम्नलिखित में से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल नौसेना, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नौसेना प्रारूप। ब्रह्मोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका सफल परीक्षण 2022 मार्च 2010 को किया गया नहीं। इसकी फ्लाइट परास है 400 किलोमीटर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। यह भारत के रूस के सहयोग से बनी है। सही है, सी गलत है। यह कब किया गया? 22 मार्च 2010 को। इसकी मारक क्षमता है, ब्रह्मोस की मारक क्षमता कितनी है? 290 किलोमीटर। इस साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल उन्नत प्रसंस्करण की बन कर तैयार। इसकी मारक दूरी 500 किलोमीटर अपग्रेडेड की गई है। ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के तट निकट INS रणवीर युद्धपोत से 21 मार्च 2010 को किया गया था। मार्च 2009 में, देखो ये सारे करंट के क्वेश्चन हैं तो हमें करंट इवेंट इसमें कवर करना है। मार्च 2009 में ब्रह्मोस मिसाइल प्रक्षेपण किया गया पोखरण से। तकनीकी युक्ति जिसे नेत्र कहते हैं के बारे में निम्न कथनों में से कौन एक सही है? यह एक मानव रहित हवाई यान है जो 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसे DRDO ने बनाया है। 35 निम्नलिखित में से कौन सा एक 18 सुपर हार्नेट के बारे में सही नहीं है? तो ये है, इसे संचार के 8 देश वायु सेना में प्रयोग कर रहे हैं। सुपर हार्नेट यह एक लड़ाकू विमान है जिसे अमेरिकी एरोस्पेस द्वारा कंपनी बोइंग बनाती है। भारतीय कंपनी HSL ने भी इसमें लगने हेतु उपकरण बनाए हैं। अमेरिका के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया एवं कुवैत इस विमान का प्रयोग कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुयान नहीं है? सारथ BMP सेकंड। BMP 11-12 सेकंड 1980 के दशक में तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा विकसित पैदल सेना द्वारा युद्ध में प्रयोग में लाया जाने वाला वाहन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है। इसके भारतीय संस्करण को सारथ नाम से जाना जाता है। स्लीनेक्स क्या है? स्लीनेक्स है भारत श्रीलंका द्वारा किया गया संयुक्त नौसेना अभ्यास। ऑपरेशन पवन का संबंध है श्रीलंका के जाफना में IPKF ऑपरेशन से। तो ये थे हमारे PYQ के क्वेश्चन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है उससे ये PYQ हैं। वीडियो लंबी ना हो तो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम दूसरी वीडियो में लाएंगे, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो और अपलोड करने में भी दिक्कत हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले आएंगे, PYQ का जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करिएगा अगर आपको पसंद आए तो। धन्यवाद।